होता कि ये वही नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है प्राइम टाइम में। और आज का विषय हमारा महाराष्ट्र बजट पिटारा। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अपना बजट पिटारा खोल दिया है। जी हाँ, और इस बजट पिटारे में जो है ये काफी कुछ वादे भी किए गए हैं यहाँ पर, लेकिन चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने की बात हो, या उप मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ योजनाओं का पिटारा खोलकर महाराष्ट्र के लोगों को सौगात देने की कोशिश की है। लेकिन सही मायनों में इस बजट का क्या मतलब बनता है? क्या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आने वाले चुनाव की तैयारी में तो ये लुभावने तोहफे देने की कोशिश तो नहीं है? बजट को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिया है। बीजेपी नेता फडणवीस ने बजट को निराशाजनक बताया है। तो इस अहम विषय पर महाराष्ट्र बजट पिटारा पर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद है, सबसे पहले उनका तारुफ करवाते हैं। हमारे साथ में फूलचंद उबाली जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस चर्चा में शामिल है। फूलचंद उबाली जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ दूसरी तरफ मेहमान जो बैठे हुए हैं वो है चंद्रेश दुबे जी, जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से इस चर्चा में शामिल है। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चंद्रेश, चलिए सबसे पहले हम बजट में तो काफ़ी कुछ, महाराष्ट्र का बजट है, जाहिर बात है कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो क्लीशेज, अहम बिंदु, अहम मुद्दे जो हमने यहाँ पर इस वक्त अपनी चर्चा के लिए रखे हैं, उनमें से सबसे पहला अगर मुद्दा अगर मैं यहाँ पे रखूँ कि आपातग्रस्त किसानों को 2350 करोड़ रुपयों की बात इस बजट में की गई है। तो सीधा सीधा सवाल है यहाँ पर फूलचंद उबाली जी कि अपने पिछले 10 साल के कार्यकाल में कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए जो जो योजनाएं लगाई है, बनाई है, उसके ऊपर अमल कितना हुआ या नहीं भी हो पाया, क्योंकि आज की तारीख में भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं। और हम तो ये आपातग्रस्त की बात कर रहे हैं, यानी अनफॉर्चुनेट, अनसर्टिनिटी से यदि अगर कुछ हो जाता है तो ऐसे लोगों के लिए ये राशि है। क्या कहेंगे इसके ऊपर? आपने देखा कि अभी जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस और राष्ट्रवादी का जो पानीपत हुआ है महाराष्ट्र के अंदर जी, इससे इनकी पैरों की तले जमीन जो है खिसक गई है। और जमीन खिसकने के कारण अभी आपने देखा कि विधानसभा का ये आखिरी सत्र था और आखिरी सत्र में हमारे वित्त मंत्री अजित दादा पवार ने जो बोलते हैं ना, माल पुराना हो लेकिन पाकिट नया बना के देने की कोशिश की है कि किस तरह से आज आपने देखा कि शेतकरियों के लिए खाली उन्होंने जो गारपीट का जो हुई थी उनके लिए 23,300 करोड़ का पैकेज था, लेकिन वो आज तक मिला नहीं है। इन्होंने कहा है कि मैं औद्योगिक क्षेत्र के लिए इतनी इतनी बीज में उपलब्ध कराऊंगा। इन्होंने केवल कहा है, अर्थ संकल्प में रखा हुआ है। अभी ये आने वाले ये 4 महीना, ये 2014-2015 का बजट है अभी, जबकि 2014 में ही चुनाव आने वाले हैं। तो चुनाव को मुद्देनजर रखते हुए इन्होंने जो लुभावने जो वादे किए हैं, अर्थ संकल्प में तरदूत किए हैं। आपको याद होगा कि इस महाराष्ट्र के ऊपर ये आघाड़ी सरकार ने लगभग मेरे ख्याल से 3.5 लाख करोड़ का कर्जा जो है, 35,000 करोड़ का कर्जा ये रखा हुआ है। वो कर्जे का हफ्ता ही इन्हें देने के लिए केंद्रों को भारी पड़ता है। जब उसके बाद ये जब लुभावने बजट ने इन्होंने इतने सारे तरतूद रखी है, ये पैसा ये लाएंगे कहाँ से? चलिए, ये पैसा लाएंगे कहाँ से? कहाँ से लाएंगे पैसा, चंद्रेश दुबे जी?
देखिए मेरे भाई जो बैठे हुए हैं, विपक्ष का काम है महाराष्ट्र सरकार की योजनाओं पर टीका टिप्पणी करने का। मैं इनको बताना चाहता हूं कि अजीत पवार जी ने जो विधान भवन में बजट पेश किया है वो महाराष्ट्र के सभी नागरिकों ने उनका स्वागत किया है। उस बजट में कहीं पर भी कोई भी टैक्स में बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये सबसे पहली बात। और दूसरी बात, मैं जहां तक बोलूं कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिसने प्राकृतिक विपदाओं को सबसे अधिक झेला। आप पिछला 2-3 वर्ष देखेंगे तो महाराष्ट्र पे जो प्राकृतिक विपदाएं आई हैं वो बहुत ही बड़ी विपदा रही हैं। फिर भी उसका सामना करते हुए अपने बजट को एक संयमित रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए जो काम किया है वो स्वागत योग्य कदम है। और मैं इनको बताना चाहता हूं मेरे मित्र को कि 2500 करोड़ रुपए की एक योजना जो आपातग्रस्त किसान है उनके लिए है, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2400 करोड़ रुपया है। आप और क्या महाराष्ट्र सरकार से चाहते हैं? एक भी ऐसा कर आप बता दीजिए कि किसी कर को बढ़ाया गया है, उल्टा कर को कम किया गया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जो प्रोफेशनल टैक्स होता है आप उसे देख लीजिए कि 5,000 रुपए से बढ़ाकर वो प्रोफेशनल टैक्स जो 5,000 रुपए था उसे 7,500 रुपीज कर दिया गया है। और नए लोगों को रोजगार देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए कैरियर गाइडेंस, उनकी काउंसलिंग, ये कदम है महाराष्ट्र सरकार के। आपकी सिर्फ और सिर्फ नियति हो गई है आप हाउस को न चलने देना, हाउस में हंगामा करना, टीका टिप्पणी करना महाराष्ट्र सरकार के कदमों, महाराष्ट्र सरकार द्वारा उठाए हुए कदमों को। आपका वो काम है, आप कीजिए, विपक्ष में बैठे हुए हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर जिस हिसाब से आप यहाँ पे बातें कह रहे हैं, लेकिन आपातग्रस्त किसानों की यहाँ पर आप जिक्र कर रहे हैं 2350 करोड़ का प्रावधान रखा है। मेरा दूसरा बड़ा अहम मुद्दा ये है कि 10 बड़ी योजनाओं के लिए लगभग 2350 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जिसके तहत इन 10 बड़ी योजनाओं में 5,809 रोजगार यहाँ पर तैयार किए जाएंगे, यानी देने की बात कही है। मेरा सीधा सीधा सवाल है कि लगभग महाराष्ट्र की आबादी जो है ये 8 करोड़ से भी ऊपर चली गई है। 8 करोड़ के इक्वेशन की अगर बात की जाए और महज 5,809 लोगों को आप नौकरी की बात कर रहे हैं, तो क्या परसेंटेज ऑफ मार्जिन होता है यहाँ पर? उबाली जी। देखो, अभी जैसे हमारे मित्र चंद्रेश जी ने जोश में कहा है कि जो योजनाएं इनको इनके उप मुख्यमंत्री ने दी है वही ये रटा रहे हैं। विपक्ष का काम यही नहीं है। पिछले 10 महाराष्ट्र के अंदर 15 साल से आपकी सरकार चल रही है और 15 सालों के अंदर जिस तरह से किसानों का विकास होना चाहिए था, बेरोजगारों को नौकरी मिलनी चाहिए थी, जिस तरह से बिजली की नए संयंत्र लगने चाहिए थे, इन सब चीजों पर 15 साल से यह आघाड़ी सरकार सोती रही। और जब जनता महाराष्ट्र की जागी और जागकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी को अपनी जगह दिखाई, तब जाके इनको, अगर मुझे बोलिए, अगर गन्ना किसानों को अगर गन्ने के ऊपर भाव मिलता तो गन्ना किसान आंदोलन क्यों करते? कपास को भाव मिलता तो कपास के किसान जो आंदोलन क्यों करते? मक्के के ऊपर की बात लो, हर चीज के ऊपर लोगों को आंदोलन पिछले 15 साल से करना पड़ा और अपना हक मांगने से मिला भी नहीं है उनको। और आज जो है कांग्रेस राष्ट्रवादी बजट के अंदर ऐसा दिखा रही है कि हमने इनके लिए जो है टैक्स माफ किया है, कर माफ किया है। अरे भाई, आप किसके लिए ये सौगात, ये किस लिए आप दे रहे हो? आपके तो दिन पूरे हो चुके हैं। आप अभी ऐसे ये लॉलीपॉप जो है, लॉलीपॉप देने से महाराष्ट्र की जनता को समझ में आता है कि ये चुनाव के मुद्दे नजर रखते हुए ये जो है कर में सहूलत दी जा रही है। जिस तरह से 15 साल में किसानों ने आत्महत्या की, उन आत्महत्या की जिम्मेदार ये आघाड़ी सरकार थी। ये आघाड़ी सरकार को उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि गन्ना किसान, कपास किसान और जहां पे बारिश नहीं हुई ऐसे सूखे किसानों की मदद करे। उस टाइम पे ये जो थे इनके वित्त मंत्री पानी मांगने के तौर पर कुछ गलत बात करते हुए नजर आए। ऐसे वित्त मंत्री ने जो यार ये लुभावना बजट पेश किया है, ये लुभावना बजट पेश करने से कुछ होने वाला तो नहीं है। मैं पहले कह चुका हूं कि 3,50,000 करोड़ का कर्जा महाराष्ट्र सरकार के ऊपर
पहले से लगा हुआ है। अब इसके बाद ये बजट इन्होंने पेश किया है, इनके पास आगे की योजना क्या है, इनके पास पैसा कहां से आने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से खड़े करने वाले, इन चीजों का कोई कहीं तक दूर तक इसमें योजना का कोई रखा हुआ नहीं है। चलिए, जिस प्रकार से आप यहाँ पर उबाली जी, जिस प्रकार से आपने कहा है, बिल्कुल बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही सवाल अगर मैं चंद्रेश आपसे पूछूं कि आपकी सरकार कह रही है कि हम 2350 करोड़ रुपए 10 बड़ी योजनाओं के लिए तैयार करते हैं, लेकिन हम इस 8 करोड़ की जनसंख्या, उससे भी ज़्यादा जनसंख्या के राज्य में 5809 लोगों को हम रोजगार दे सकते हैं। यानी इसका जो इक्वेशन आता है या रेशियो आता है, ये 0.005 तक का जाता है। क्या कहा जाए इस पर? यानी कितनी परसेंटेज आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है और इन रिटर्न्स आप रोजगार कितना दे रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार जब भी अपना बजट बनाती है तो वो नागरिकों को ध्यान में रखकर, नागरिकों के हितों को ध्यान में रखकर, उनका किस तरीके से विकास हो, उनका किस तरीके से निर्माण हो, उसको ध्यान में रखकर बनाती है। मैं मेरे मित्र को याद दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की आदत हो गई है हर चीज पे राजनीति करने की। इस बजट के भी मुद्दे पर आप राजनीति कर रहे हो। आपको मैं किसानों की आत्महत्या की पार्टी में कर सकते हैं, जनता के साथ में नहीं कर सकते। अगर आप सुनेंगे नहीं तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। पिछले 15 साल से आपने जनता को दिया क्या है? आप ये बताइए मुझे, कहां पे बिजली के संयंत्र लगाए हैं आपने? किन किसानों को आपने आत्महत्या करने से रोकी है और कितने किसानों को आपके नेता जो प्रधानमंत्री, हम लोगों की ही बात कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री बनके आज इस देश पे सेवा दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, आप नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जाकर देख लीजिए कि गुजरात में कितने किसानों ने आत्महत्या की। आप महाराष्ट्र की बात करते हो, उसके लिए उस आत्महत्या के लिए महाराष्ट्र सरकार चिंतित है और महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों के लिए जो कदम उठाए हैं वो लोगों के सामने है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने ये जो बजट लाया हुआ है वो स्पेशल उनको ध्यान में रखकर लाया है कि आगे चलकर कोई भी किसान फिर से आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध न करे। उनकी काउंसलिंग की जाती है और उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। गारपीट सुनिए, गारपीट जो है वो कोई पार्टी नहीं लाती, वो प्राकृतिक विपदा है, वो प्राकृतिक विपदा है। राजनीति करना सिर्फ आपका काम है, आप राजनीति कीजिए। मैं आपको लेमन न्यूज के माध्यम से आज तक कितने किसानों को अगर मुआवजा मिला है तो मैं आपसे जो भी हो यहाँ पे बहस में फिर शामिल होऊंगा। विपक्ष का काम होता है, विपक्ष का सवाल नहीं होता है कि अगर प्रशासन कहीं पे भी फेलियर है तो वो लाए सामने। आप अगर ये जो चैनल पे बैठ, आप लेमन जैसे चैनल पे बैठ के न्यूज चैनल पे आप आरोप लगा, 15 साल से सोए रहते तो हम 3 बार महाराष्ट्र की जनता की सेवा के रूप में नहीं चुनकर आते। क्षमा कीजिए, आप ये जो सोए रहे, लॉलीपॉप, ये जो शब्द है ना, ये आपकी राजनीति को दर्शाता है। ये शब्द महाराष्ट्र के नागरिकों को जिस लोगों ने जगह दिखा दी, आज लोकसभा के चुनाव में आप देखिए सर जी, केवल 48 में से केवल इनके 6 सीटें आई हुई है। सर जी 84 में भी जब जनसंघ थी क्यों नहीं आई? तब आपकी 2 सीट थी। आपको जनाधार क्यों नहीं दिया? हम 434 थे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नेतृत्व में। लोकसभा में आपको जनाधार क्यों नहीं दिया, मुझे बताइए, क्यों यह करारी हार हुई? अरे ये पब्लिक का जनादेश है, हम अपनी बातें जनता के बीच में नहीं लेके जा पाए। हमने जो पब्लिक के लिए कार्यक्रम चलाया, हमने आपके जैसे ब्रांड मार्केटिंग नहीं की ना, हमने आपके काम के विरुद्ध दिया है। सुनिए, हमने आप लोगों के जैसे ब्रांड मार्केटिंग नहीं की। आपको जो सेवा करनी चाहिए थी महाराष्ट्र की जनता की, रिकॉर्ड आपके ही बीजेपी के बड़े बड़े नेता बोलेंगे। यहाँ पर मैं जरूर यहाँ पे पूछना चाहूंगा, कितने हजार करोड़ रुपए आपने प्रचार में खर्चा किया। आपको किसने रोका? आपने तो इतने बड़े बड़े घोटाले किए थे। चलिए हम राज्य तक का सीमित रहते, महाराष्ट्र राज्य तक का, लेकिन आप बजट के मुद्दे पर आए, कृपया भ्रष्टाचार की बातें ना करें। मेरे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है भ्रष्टाचार पर बहस करने के लिए जो बीजेपी के नेताओं ने की है। भ्रष्टाचार की सजा आपको ऑलरेडी मिल चुकी है लोकसभा के चुनाव में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या लोकसभा चुनाव के खत्म होने के ठीक बाद इस तरह का लोक लुभावना बजट पेश करना, यानी कहीं ना कहीं आप महाराष्ट्र की जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो? फूलचंद वाले जी, ये तो अभी उनके लिए रह क्या बाकी रह नहीं गया है। अभी जैसा कि आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव हार के बाद प्रश्न काल उठे थे कि अब आपको मुख्यमंत्री जी ने कुछ जो दो मंत्रियों का विस्तार किया था, अब उसकी आवश्यकता नहीं थी।
इन्हें अपना काम कार्य पद्धति बढ़ानी चाहिए थी, महाराष्ट्र की जनता की सेवा करनी चाहिए थी। वहां पर 2 मंत्री इन्होंने और बढ़ा दिए और जो महाराष्ट्र की जनता का पैसा जो है और ज्यादा खर्च होने वाला है। तो उस वक्त ये सवाल उठे थे कि आपको जो है काम करने से आपको लोगों में अपनी क्या बोलते हो प्रसिद्धि आपको करनी चाहिए काम के द्वारा, लेकिन काम के द्वारा प्रसिद्धि न होते हुए ये केवल आज जो है बजट में इन्होंने पेश किए हुए स्मारक को, शिवाजी स्मारक को 100 करोड़ 2300 को 11 लोगों के लिए, बाकी औद्योगिक आप जो है आपने बजट पेश किया रखा है, लेकिन उसके लिए जो पैसे आने हैं, पैसे का प्रोविजन नहीं है। बिजली संयंत्र, बिजली महाराष्ट्र बिजली आप जो कह रहे पैसे आएंगे कहाँ से? कह रहे बात बिल्कुल वाजिब है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे चंद्रेश जी जरूर यहाँ पे एक सबसे बड़ा अहम सवाल है। 3.5 लाख करोड़ रुपए का ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार के ऊपर बोझा है यानी कर्जा है। ऐसे में जो आपने उद्योग के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान रखा है, इससे क्या होगा मुझे बताइए आप। सर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ये हमारे बीजेपी के सहयोगी बोल रहे थे, बजट जब भी बनता है लोगों को ध्यान में रखकर बनता है। मैं सबसे पहले इनको यही बताना चाहता हूं कि ये जो कर्जे की बात कर रहे हैं, वो जो कर्ज बढ़ रहा है उससे महाराष्ट्र सरकार भी चिंतित है। अगर कर्ज बढ़े तो क्या करे, विकास का काम रोक दिया जाए, उसको भी कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश लगातार महाराष्ट्र सरकार द्वारा की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देख लीजिए, चाहे वो अल्पसंख्यक लोगों का विकास हो, चाहे वो दुर्बल घटक के लोगों का विकास हो, हर जगह पर महाराष्ट्र सरकार ने अपनी कोशिश की है कि सबको साथ में लेके चले। कॉटन पे आप जो रेट दिखा रहे हैं वो 5% से कम करके उसे 2% पे लाया गया है। 6 बंदरगाह जो है उनका डेवलपमेंट एक नए सिरे से किया जा रहा है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। वैट का रजिस्ट्रेशन जो 5 लाख रुपए था उसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया। महिलाओं पर आपने देखा होगा दिल्ली में जिस तरीके से निर्भया कांड हुआ, उसके बाद पार्लियामेंट हाउस में श्रीमती सोनिया गांधी ने आगे आते हुए कांग्रेस के सभी लोगों की और सभी पार्टी के लोगों से अपील की कि इसके ऊपर एक कानून लाया जाए। निर्भया कानून बनाया गया, उसे भी एक वित्त मंत्री द्वारा स्पेशल फंड दिया गया। उसी तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने इस बजट में महिलाओं के लिए भी प्रावधान किया है। महिलाओं के लिए भी, लेकिन फिर ऐसी क्या वजह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वायरलेस सिस्टम शुरू किया गया है। चंद्रेश जी कि जब आपको सत्ता मिली थी एनडीए की सत्ता के बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद 3 टर्म आपकी सत्ता रही है राज्य में। उस वक्त जब आपने हैंड ओवर लिया था 50 करोड़ महज कर्जा था महाराष्ट्र सरकार पे। हर 5 साल के रेगुलर इंटरवल में 1-1 लाख करोड़ का बोझा अतिरिक्त बढ़ता गया, जो अब हो गया 3.5 लाख करोड़ हो गया। क्या मुख्य वजह इसकी? सर देखिए, आपको भी पता होगा कि महाराष्ट्र, मैंने जो आपको बताया ना कि महाराष्ट्र ने पिछले कई सालों से इतनी बड़ी बड़ी प्राकृतिक विपदाएं झेली हैं, जिससे उभर कर फिर से खड़े हो जाना ये सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर ही दम है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने इलेक्शन में भी कई बार चैलेंज किया कि नरेंद्र मोदी जी आए और मेरे सामने बैठे और महाराष्ट्र के मुद्दों पर मुझसे चर्चा करें, विकास के मुद्दों पर मुझसे चर्चा करें। मैं मेरे सम्माननीय दोस्त को बताना चाहता हूं कि ये महाराष्ट्र सरकार ही है कि जिन्होंने विकास और निर्माण को नया आयाम दिया। आप अगर इस मुंबई के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप मुंबई का विकास देख लीजिए। मुंबई में मेट्रो 1, मुंबई में मोनोरेल, मेट्रो 2 प्रकल्प पास, मेट्रो 3 का प्रकल्प पास और एलिवेटेड ट्रेन्स CST से लेके पनवेल तक, फिर यहाँ पे चर्च गेट से लेके विरार तक। आप किस डेवलपमेंट की सड़क के लिए आप इसमें देख लीजिए 2800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है मेरे मित्रों को सड़क निर्माण के लिए। आज ये बड़े जोश के साथ बजट के ऊपर आप भाषण दे रहे हैं आज यहाँ स्टूडियो में। मैं इनके नेताओं से पूछना चाहता हूँ, पिछले 14.5 साल से इस तरह का बजट क्यों पेश नहीं हुआ? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कही निर्भया कांड के ऊपर अलग से फंड रखा गया, केंद्र में जो फंड था उसमें से किसी को 1 रुपए की मदद मिली नहीं।
तीसरी बात जो मोनो रेल का और ये मेट्रो 1 का जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, इतने साल तक इनकी केंद्र में सरकार रही लेकिन उसको आज तक जो है मंजूरी मिली नहीं। इसमें एक एडिशनल मैं ऐड करता हूं फुलचंद उबाली जी कि आपकी मेट्रो बन के रेडी है, सारी चीजें पास हो चुकी है, लेकिन अभी तक का सरकार इसे परमिशन नहीं दे रही है चलाने। मैं वही कहनी नहीं थी मेट्रो को, लेकिन जैसे ही हमारी सरकार आई मेट्रो के पब्लिक के हित के खातिर ताबड़तोड़ उसको हरी झंडी दी गई है। अब इन्होंने दूसरा बखेड़ा खड़ा कर दिया है कि इनका टैरिफ क्या होगा, उनका भाड़ा जिस तरह से जो 12 किलोमीटर का भाड़ा किस तरह से होगा उस पर अड़ंगा डाला है। जबकि इनको तुरंत अगर वहां से अगर केंद्र से रेलवे की मंजूरी मिल गई है तो इनको ताबड़तोड़ बैठ के भाड़े के ऊपर आज वाद विवाद न करते हुए ताबड़तोड़ इसको रिलीज करना चाहिए था और जनता को दिलासा देने का काम करना चाहिए था मुंबई वासियों को। बिल्कुल। लेकिन वो उनसे हुआ नहीं है। आज बड़े बड़े लुभावने वादे दिए गए हैं और वो वादे आखिर में अमल में आने बाकी है जी। चलिए आने बाकी है, वादे यहाँ पर ये भी वादा है कि रास्तों के विकास के लिए, सड़कों के विकास के लिए 2836 करोड़ रुपए। मैं अगर ये मान के भी चलूँ मुंबई में, हालांकि मानसून है, इतने कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि सड़कों के ऊपर बहुत सारा खर्चा किया है, लेकिन अगर ये महाराष्ट्र का बजट है, अगर हम हाईवेज देखें, नेशनल हाईवेज देखें या शहरों के इंटीरियर में देखें या शहर से कनेक्टेड जो एक्सप्रेसवेज है उनको देखें, तो यहाँ तक का तो थोड़ी तस्वीर ठीक लगती है। लेकिन अगर इंटीरियर में थोड़े से देहात में अगर आप चले जाओ तो आज भी ढाक के 3 पात वहीं पे, आज भी वही प्रॉब्लम। क्यों ऐसा? यहाँ पर एक मिनट चंद्रेश जी, इसका जवाब दीजिए आप। सर जी, आपने जो ग्रामीण रास्तों की बात की, मुझे नहीं पता है कि आप किस जिले की बात कर रहे हैं कि वहां पे सड़क, ये आप देख लीजिए कि कई हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण इसी महाराष्ट्र सरकार ने किया हुआ है। और अगर महाराष्ट्र सरकार सचेत नहीं होती सड़क निर्माण के लिए तो 2832 करोड़ रुपए का प्रावधान सड़क निर्माण के लिए नहीं करती। इस बार लोगों को जो असुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हो रही थी, इसलिए उसका दायरा बढ़ाकर 2800 करोड़ रुपया सड़क निर्माण के लिए दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मेरे मित्र बैठे हुए हैं, आप मुंबई की सड़क की बात कर रहे हैं, क्षमा कीजिए, लोग ऊब चुके हैं महानगर पालिका की बनाई हुई सड़कों से। अभी आपका करप्शन मानसून शुरू होगा और लोग देखेंगे कंक्रीटीकरण हो चुका है उसका। MSRDC, MMRDA या PWD जैसी नोडल एजेंसी अगर नहीं होती तो इस मुंबई का कब का बुरा हाल आप लोगों ने कर दिया हुआ था। ये तो महाराष्ट्र सरकार की देन है कि जो MMRDA, PWD, MSRDC जैसी संस्था ने आगे आकर महाराष्ट्र को और मुंबई को सुंदर बनाने के लिए बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, बड़े बड़े रोड, MMRD की कामों की मैं सूची बताता हूँ। आधे रोड बनाते हैं, आधे रोड महानगर पालिका को देते हैं। PWD डिपार्टमेंट आधा काम करता है, आधा काम लेकिन एट द एंड ऑफ द डे MSRDC जो ब्रिज बना था, ब्रिज के बाद जो डैमेज होता है वो डैमेज को पूरा करने का काम मुंबई महानगर पालिका करती है। ये केवल MMRD ने रोड बनाने की योजना की है। बड़े बड़े योजना जो 60-90 फुट के ऊपर के जो रोड है महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर पालिका से छीनकर MMRD को हक दिए। लेकिन आप आज देखिए MMRD की वजह से आज कहीं पे आप कंप्लेंट करने नहीं जा सकते हो कि ये रोड की अवस्था खराब है या यहाँ पे खड्डा है। MMRD के लोग जो है आज मुंबई के जितने भी बड़े बड़े रोड्स है वहां पर आप देखिए उनकी दशा क्या है। वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है। MMRD का कोई अधिकारी के पास अगर कंप्लेंट देने नहीं, भी यहाँ पर तो नहीं हो पाती है। आप जो कह रहे हैं यहाँ पर, इसमें एडिशनली चंद्रेश अगर मैं आपसे ये कहूँ कि BMC भी माननीय मुख्यमंत्री के अंडर में ही आती है। सर मान्य है तो सर, फिर उस पे कंट्रोल क्यों नहीं है? सर कमिश्नर, आप देखिए कि कमिश्नर अपना काम बकायदा करते हैं, लेकिन जो निचले स्तर पर जिस तरीके से घोटाला, आप कैग की रिपोर्ट देख लीजिए, आप CID की रिपोर्ट्स देख लीजिए, फिर एडमिन आपका गलत है। बृहन्न मुंबई महानगर पालिका में किस तरीके का घोटाला चल रहा है। क्यों नहीं निकाला आपके विपक्ष के नेता ने? बताइए घोटाला कौन सा घोटाला नहीं निकाला? आप बताइए। अरे हाउस ही नहीं चलने देते, आप हाउस में बहस ही नहीं होने देते। बात की आपने, बताइए मुंबई महानगर पालिका। आप बोल रहे हैं ना, आप ही आरोप नहीं आपने अपने ही शब्दों से बोला बड़े बड़े रोड। इसका मतलब आप मानते हो कि MMRD ने बड़े बड़े रोड्स बनाए। और जहां तक रही बात करप्शन की, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार कानून आपको कांग्रेस की ही यूपीए 1 गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। आप उसके माध्यम से जाइए, अपनी बातें निकालिए और जाइए ना। आपको जरूरत है पुलिस स्टेशन, न्यायालय। अगर महानगर पालिका की जानकारी आपको हमारी
हमारी तो जो नीति है आज वो देखो केवल वो पूरी आरोप ट्रांसपेरेंट है। आरोप मैंने देखिए आपका प्रस्तावित था, मैंने बोला ये एज्यूमिंग ये जो है सब रखा हुआ है कि इसके ऊपर आप प्रावधान रखने वाले हो, करने वाले हो, और 14.5 साल में नहीं रखा। मैंने ये बात कही। सर जी, आप ये आरोप की बात कर रहे हैं, जो आरोप लगाने से रटा पहले रटाया आपके हुआ पास जो ये शब्द है आपका आपके पास आरोप 14.5 लगाने साल के का, पहले मैं उसके आपको तथ्य बोलना होने चाहिए। चाहता हूँ कि नहीं, तो वन आरोप लाइनर लगा वन लाइनर सकते हो। मुझे एक बात बताइए, वक्त की हम पाबंदी है। 2004 से चंद्रेश 2009 में भी चंद्रेश थे, जी, चंद्रेश जी, क्या ये 2009 बजट से- क्या है आपके दृष्टिकोण से? क्या ये बजट सर, सही ये है महाराष्ट्र की महाराष्ट्र के जनता के लिए? नागरिकों अब तक का सबसे अच्छा बजट महाराष्ट्र के नागरिकों के विकास और निर्माण के लिए लाया हुआ बजट है। महाराष्ट्र सरकार के इस अतुलनीय योगदान के लिए हम महाराष्ट्र के नागरिकों की तरफ से महाराष्ट्र सरकार का स्वागत करते हैं। और आप देखिए इसका परिणाम आने वाले दिनों में कितना अच्छा होगा। अल्पसंख्यकों का विकास हो, वस्त्रोद्योग हो, चाहे नए रोजगार हो, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो, आपको महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में दिखेंगे। जहां तक रही बात युवा भटक रहा था, युवाओं के लिए हम यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई के लोग कई बार ये मांगनी करते थे महाराष्ट्र के सीएम से कि इनके लिए एक कैरियर गाइडेंस की शुरुआत हो, इनको काउंसलिंग सेंटर हो। मुंबई और तमाम ऐसे जिले जो चिन्हित किए गए हुए, आपको आने वाले दिनों में वहां पे काउंसलिंग सेंटर और कैरियर गाइडेंस खुले हुए दिखाई देंगे, जहां पर युवाओं को प्रोत्साहन दिया जाएगा रोजगार के बारे में। चंद्रेश जी, ये तमाम चीजें इस बजट के माध्यम से आप जो कह रहे हैं बिल्कुल आपके दृष्टिकोण से शायद सही है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बजट को विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में इस बजट का कुछ इम्पैक्ट गिरे। चलिए आखिरी में वन लाइनर, वक्त की पाबंदी है, फूलचंद वाली जी क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? ये महाराष्ट्र का बजट है, ये लुभावना है, पब्लिक को, महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ बनाने वाला बजट है और कुछ नहीं। चुनाव के मुद्दे नजर रखते हुए इस तरह का बजट आघाड़ी सरकार ने पेश किया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। फूलचंद वाली जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चंद्रेश दुबे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस प्रकार से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने जो बजट पिटारा खोला है विधान भवन में, लेकिन ऐसे में क्या ये बजट महाराष्ट्र के लिए सही है या गलत, ये फैसला आप महाराष्ट्र की जनता करे। लेकिन क्या इस बजट में विधानसभा की आने वाले विधानसभा चुनाव की बू तो नहीं आ रही है, जिसके चलते इसे लोक लुभावना बताया जा रहा है? क्या कुछ तस्वीर होगी आने वाले दिनों में? इन तमाम तस्वीरों से आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही। मुझे दे अनुमति और आप देखते रहिए लेमन न्यूज़।